दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। आखिर उधार की सिंदूर वाली शादी कितनी लंबी टिकती है? ये सवाल आज बीजेपी के चाणक्य को परेशान कर रहा होगा, क्योंकि ये जो ताजा सर्वे आया है ना दोस्तों, वो ताजा सर्वे बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक पर सवाल उठाता है, जिस पर न केवल बीजेपी बल्कि उसकी मीडिया बड़ी नाचती है। वही मास्टर स्ट्रोक जिसके जरिए बीजेपी दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन जमीन पर उस सरकार की क्या स्थिति होती है और लोग उस सरकार को किस नजर से देखते हैं, ये सर्वे उसकी बानगी है। दोस्तों, ये एक ऐसा सर्वे है जो महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति की लूप होल्स, उसकी गलतियां उसके सामने उजागर करता है। दोस्तों, महाराष्ट्र की बड़ी न्यूज एजेंसी है साकाल न्यूज। इसने एक बड़ा सर्वे किया है जो बीजेपी के चाणक्य को परेशान कर देगा, क्योंकि इस सर्वे के जरिए अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएं तो जितनी भी तोड़फोड़ बीजेपी ने की है, चाहे शिवसेना में हो चाहे वो एनसीपी में हो, कोई काम नहीं आ रही है, क्योंकि एनडीए का वोट परसेंट अब भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के यानी कि महाआघाड़ी से कम है। दोस्तों, इसी सर्वे में, साकाल न्यूज के सर्वे में बीजेपी का वोट शेयर दिखाया गया 26.8, जो कि पिछले महीने इसी सर्वे में था 33.8। इसके अलावा कांग्रेस और शिवसेना का सर्वे उतना ही है जितना पिछले महीने दिखाया गया था। वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। अजित पवार जो अभी अभी महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा बने हैं, उनको दिया गया है 5.7%, और इसी सर्वे में शरद पवार को दिया गया है 14.9% वोट शेयर। यानी कि पार्टी तोड़ने के बावजूद भी शरद पवार अपना जो वोट शेयर है अब तक अपने साथ बनाए रहने में कामयाब हुए हैं। और एक और झटका एकनाथ शिंदे को, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं इस वक्त महाराष्ट्र के, आज से एक महीने पहले उनका वोट शेयर था 5.5, जो कि आज घटकर हो गया 4.9। 64% लोग अब भी सर्वे में कहते हैं कि जो भी कुछ बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी के साथ किया, उसके बाद शरद पवार के साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी है। और टोटल इस सर्वे का अगर हम निकालें तो एनडीए यानी कि बीजेपी के समर्थन से सरकार जो चल रही है, उसको जानते कितना परसेंट वोट शेयर मिल रहा है? 37.4। और महाविकास आघाड़ी यानी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसको जानते हैं कितना वोट परसेंट मिला है? 41.5%। यानी कि जो इतना बड़ा तिकड़म महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया, तमाम दो पार्टियों को तोड़कर बदनामी भी झेली, उसका हासिल क्या है, जहां अब भी वो महाविकास आघाड़ी के पीछे है। दोस्तों, ये जो पूरा सर्वे है ना, ये हल्का सर्वे नहीं है, इसीलिए इसमें विश्लेषण बहुत जरूरी है। और इसके लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही। आप चाहें तो विजय विद्रोही की तमाम वीडियोस उनके अपने यूट्यूब चैनल में जाकर भी दे सकते हैं। विजय विद्रोही ऑफिशियल नाम का विजय सर का अपना यूट्यूब चैनल है। विजय सर मेरे पूर्व सहयोगी रह चुके हैं एबीपी न्यूज में और देश के जाने माने पत्रकारों में से एक हैं। तो विजय सर, ये जो उधार का सिंदूर बीजेपी ने लिया, पहले शिवसेना से लिया, फिर एनसीपी से लिया, ये सर्वे तो बता रहा है कि वो शादी चलने नहीं वाली लंबी। हाँ, और जो बाराती हैं यानी जो वोटर हैं, वही शादी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। खासतौर से जो बीजेपी का बाराती है, वही जो लेटेस्ट सर्वे बता रहा है, बड़ा चौंकाने वाला है। उसमें से 7% बाराती कम हो जाएंगे बीजेपी के। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो ताजा सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को 26.8% वोट मिलेगा। एक महीने पुराना कह रहा था 33.8% मिलेगा। तो कहाँ तो कुनबे में एक सदस्य और जोड़ा था ताकि कुनबे का विस्तार हो, और कहाँ अपना ही घर दरकने लगा है, अपना किला दरकने लगा है। 7% की गिरावट बीजेपी के वोट में दिख रही है। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। जी सर, क्या आप मानते हैं कि ये जो चाणक्य नीति थी महाराष्ट्र को लेकर पूरी तरह से मैसअप हो गई है, और ये 2024 को लेकर जो गोटी सेट करने का खेल था, 2024 में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के बाद तो फिर विधानसभा के भी चुनाव है। सही कह रही हैं आप। जैसे माया मिली ना राम, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम वाली हालत हो गई है। जब तोड़ा नहीं था एनसीपी को, तब बीजेपी के खाते में जा रहे थे 39% वोट। अब तोड़ दिया एनसीपी को, तो खाते में बीजेपी यानी उसके गठबंधन के खाते में जा रहे हैं 38% वोट। जब महाविकास आघाड़ी में पवार गुट पूरी तरह से शामिल था, तो उनके खाते में जा रहे थे 47, करीब 48% वोट। आज की तारीख में जा रहे हैं 47% वोट, यानी 1% वोट कम हो रहा है। लेकिन दोनों के बीच में जो वोट का फासला है वो करीब करीब 9% का है। और जहां पर दो बड़े धड़े हों, वहां पर ये 9% का वोट का मतलब है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी गठबंधन का, अगर यही आंकड़े धरातल पर भी इसी रूप में दिखाई देते हैं। तो इससे कम से कम इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है मोटे तौर पर, जो मुझे लगा कि वोटर बीजेपी का परेशान हो गया है।
बीजेपी का वोटर को लगता है भाई कभी किसको दें, कभी किस आपके कहने पर इसको दें, आपके कहने के उसको दें। अब मान लीजिए शिंदे जहां से चुनाव लड़ेंगे थाने से, वो अब क्या लड़ेंगे, महागठबंधन, ये बीजेपी गठबंधन की तरफ से लड़ेंगे। तो बीजेपी का वोटर जो अब तक एकनाथ शिंदे के खिलाफ वोट देता रहा, अब वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में वोट देगा। क्या मान लीजिए मोदी शिंदे रैली करने आते हैं थाने में, तो कल की रैली में वो गाली दे रहे थे, आज की रैली में वो तारीफ करेंगे फिर शिंदे की। तो वोटर बड़ा मुझे लगता है कंफ्यूजिया गया है, और वो कंफ्यूजन में उसने लगता है कि वो जो कोर वोटर है, कोर वोटर के दिल को शायद चोट पहुंची है। और एक महाराष्ट्र का वोटर ये सीधा सीधा बता रहा है कि साहब ये पार्टी तोड़ो अभियान नहीं चलेगा। ऑपरेशन लोटस आपने कर लिया, चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ये पार्टी तोड़ना और ये सब चीजें नहीं चलेंगी। मोटे तौर पर ये जो सकाल के जो 1 महीने के अंतराल में किए गए 2 सर्वे के नतीजे हैं, वो कम से कम ये बता रहे हैं। जी, लेकिन सर इसको हम महाराष्ट्र तक ही क्यों देखें? अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो गत हो रही है बीजेपी में, वो सब जानते हैं, वो जग जाहिर है। तो ये जो परसेप्शन जनता के बीच आप कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर का बन रहा है, और जाहिर सी बात है 27 तारीख को पीएम मोदी एनसीपी के भ्रष्टाचार की याद दिलाते हैं, उसके कुछ दिन बाद अजित पवार डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में हो या दलबदल के मामले में हो, क्या बीजेपी का ये जो खेल है पार्टी तोड़कर सरकार बनाना, बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, वो जिन पर नाम आरोप लगाते थे, हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वो आजकल आला कमान के सबसे फेवरेट है। तो इस मामले में क्या बीजेपी का वोटर है, उससे उसका दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ेगा क्या? नहीं, स्वाभाविक है पड़ेगा। बीजेपी के वोटर तो महाराष्ट्र को लेकर हम तो सिर्फ बीजेपी के वोटर की बात कर रहे हैं। देश भर में जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो युवा वोटर है, उसमें एक बड़ा संख्या ऐसा हो सकता है जो वैसे भी महंगाई से, बेरोजगारी से तंग है, और उसके ऊपर लगे कि बीजेपी का ये जुगाड़ अभियान चल रहा है, तो वो जुगाड़ अभियान में शामिल होने से इनकार कर दे, हो सकता है रिजेक्ट कर दे इस जुगाड़ अभियान को। तो ये आशंका भी बीजेपी को कहीं ना कहीं सताने लगी चाहिए। अब आपने मध्य प्रदेश की बात कही, मध्य प्रदेश में तो मशहूर हो गया है, एक महाराज की पार्टी है, एक नाराज की पार्टी है, और एक शिवराज की पार्टी है। और महाराज की पार्टी में भगदड़ मची हुई है। महाराष्ट्र की पार्टी के बहुत सारे विधायकों को लग रहा है कि दोबारा इस बार जीतना मुश्किल है, तो वो कांग्रेस का दरवाजा टटोल रहे हैं। तो ये बीजेपी की ये नीति कुछ समझ से परे है, और ये प्रयोग सफल होता है असफल होता है कह नहीं सकते। हो सकता है सफल हो जाए तो बीजेपी और ज्यादा इसको अपनाने की कोशिश करे, लेकिन ये सकाल का सर्वे तो बता रहा है कि सफल होता दिख नहीं रहा है। और अभी तो शरद पवार में बहुत दम बाकी है, अभी तो शरद पवार ने सिलसिला शुरू नहीं किया है। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब ये जो सर्वे है ये इमोशनल, जब पिच हाई है ऐसे समय में किया गया है, 3-4-5 महीने बाद लोग भूल जाएंगे इसको, वापस वो विचारधारा बनाम विचारधारा हो जाएगा, और बीजेपी का कोर वोटर वापस बीजेपी में जुड़ जाएगा। इस चीजों के लिए बीजेपी को माफ कर देगा, ये आज की तारीख में कह नहीं सकते। लेकिन अभी का आज की तारीख जब हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो उस समय की आंकड़ों के हिसाब से तो यही विश्लेषण निकलता है। तो सर ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये सर्वे? उनका जो एक पर्सनल ऑरा है, विश्व गुरु वाला ऑरा, उसको कितना बड़ा धक्का पहुंचाता है ये? नहीं, धक्का तो पहुंचाना है, और धक्का तो पहुंच रहा है, और धक्के की जो धमक है वो महसूस भी कर रहे हैं। तभी एनडीए प्लस की उन्होंने 18 जुलाई को बैठक बुलाई है। जीतन राम मांझी आगे, उपेंद्र कुशवाहा आगे, ओम प्रकाश राजभर आगे, और फिर मुकेश सहनी आगे, छोटी पार्टियां और आ रही हैं। और पंजाब की कमान सुनील जाखड़ को दे दी, कांग्रेस से आए हुए ई कुंदेश्वरी को। आंध्र प्रदेश की कमान कांग्रेस से आए हुए, बिहार से सम्राट चौधरी को दे दी, जनता दल यूनाइटेड से आए हुए। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। या तो बीजेपी में खुद का जो इंटरनल टैलेंट की कमी हो गई है और वो इंपोर्ट करने पे लगी है, जिसको आपने उधार का सिंदूर नाम दिया, तो या तो इंपोर्ट करने में लगी है, और फिर उसने विचारधारा की तिलांजलि दे दी है। अब अगर आपने विचारधारा की तिलांजलि इस रूप में दे दी है, तो फिर संघ का क्या रिएक्शन होगा, कोर वोटर का क्या रिएक्शन होगा? तो ये भी देखने की बात है। और मुझे लगता है पता नहीं पार्टी इस दिशा में सोच रही है या नहीं, या मुझे कभी कभी लगता है कि इस कदर घबराई हुई, परेशान, सहमी हुई और बीजेपी की आला कमान है कि उनको कुछ नहीं सूझ रहा। उनको लग रहा है कि बस 2024 जैसे तैसे, ऐसे हो तैसे हो वैसे हो कैसे हो, बस जीत लिया जाए, बाद में देखा जाएगा। सर यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में 44 सीटें हैं लोकसभा की। पिछली बार तो बीजेपी ने 48 सीटें, माफ कीजिएगा,
इसमें बीजेपी ने 23 सीटों पर कब्जा किया था। तब तो खैर शिवसेना के साथ ही, तो शिवसेना को भी 18 मिली थी। अभी इन स्थितियों में आप कहां देखते हैं बीजेपी को? देखिए, मेरी तरफ से तो ये सीटों का आकलन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आंकड़े अगर मैं सकाल के देख रहा हूँ, सिर्फ इस आंकड़ों के हिसाब से अगर सीटों में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए कि 2 ही पार्टियां हैं, 2 ही धड़े हैं, 2 ही धड़ों के अंदर चुनाव होता दिख रहा है और 9% का वोट का डिफरेंस है और ओवैसी की पार्टी को 0.6% यानी रिजेक्टेड, मुस्लिम वोटों में बंटवारे का कोई चांस नहीं। केसीआर की पार्टी को 5.5% वोट यानी रिजेक्टेड। तो ऐसे में 2 गठबंधन के बीच में एक महाविकास अघाड़ी और एक बीजेपी प्लस गठबंधन। तो ऐसे में तो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को लग रहा था, बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहा था शरद पवार की पार्टी को तोड़ने से पहले कि उनको 15 से 17 सीटें उनके हिस्से में आ सकती हैं, ऐसा उनको लग रहा था। तो ये जो सर्वे के बाद तो और बीजेपी के जो 7% वोट कम होते दिख रहे हैं, तो शायद बीजेपी को लोगों को भी लगेगा कि दिहाई की संख्या पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इसी सर्वे में बताया गया कि शरद पवार को जबरदस्त फायदा हो रहा है। का ऐसा ही फायदा उद्धव ठाकरे को भी हुआ था जब उनकी पार्टी तोड़ी गई थी। तो किस तरह से 2024 में न केवल आम चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में सीटों का खेल पलटेगा, पूरी की पूरी राजनीति न केवल महाराष्ट्र बल्कि दूसरे राज्यों को भी प्रभावित करेगी। न केवल ये सर्वे हिंट दे रहा है बल्कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी भी बन सकता है। देखते रहिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और यूट्यूब में तमाम ऑप्शन दिए गए, थैंक्स, और ज्वाइन के उसको भी शेयर कीजिए। और विजय सर का भी चैनल है और विजय विद्रोही ऑफिशियल, आप चाहें तो उस चैनल में जाकर भी विजय सर की बेबाक बातें सुन सकते हैं। शुक्रिया।